हमारे बचपन के दिनों में दोस्तों शर्मा जी के भी एग्जाम्पल बड़े कमाल के होते थे। अरे! शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, उन्होंने ये नौकरी पा ली, वो यहाँ जाकर पढ़ता था और तुमने क्या किया? तुमने घर में बैठकर सिर्फ बेगारी टाइम पास किया। ऐसा कर सुनने को हम लोग को बचपन में दोस्तों हमेशा मिलता था। तरह-तरह के एग्जाम्पल, तरह-तरह के कंपैरिज़न। तो आज दोस्तों उन्हीं चीज़ों को हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि आखिर क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी और आज हम जब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो कैसे आज वो हमारी इस इस चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी प्रदान करेगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस यानी तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान के बारे में समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों। तो दोस्तों शर्मा जी का एग्जाम्पल जो था आज वो बड़ा तार्किक प्रतीत होता है। जब हम लोग बचपन में थे तो शर्मा जी का एग्जाम्पल अनेक बार सुनते थे। तुमने क्या किया, तुमने बैठ कर ऐसे सिर्फ टाइम पास किया, उन्होंने ये कर लिया, वो यहाँ से पढ़ते थे, उसके टीचर ये थे। तो उससे भी समझने में ये आसानी होती है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति भी ठीक ऐसे ही है। तुलनात्मक राजनीति में होता क्या है आखिर दोस्तों? एक देश का दूसरे देश के शासन व्यवस्था के साथ, एक देश का दूसरे देश के समाज के साथ, एक देश का दूसरे देश के कल्चरल वैल्यू यानी टोटली एस्पेक्ट्स सारे एस्पेक्ट्स को एक दूसरे के साथ तुलना करके देखा जाता है एवं उस सब तुलना करके एक बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें दोस्तों तो एक ऐसा विज्ञान है स्टडिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर थ्योरीज रिलेटेड टू पावर सोवरेनिटी एंड सिटीजनशिप। यानी पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी देश की सरकार का अध्ययन करती है, किसी भी देश की सरकार की शक्ति का अध्ययन करती है। यानी सरकार की शक्ति कहने का मतलब क्या है? उस देश की तमाम शक्ति, उस देश की संपूर्ण वो सारी चीज़ जो देश को ताकतवर बनाती है, चाहे वो देश की कोई मिल हो, कोई खादान हो या देश की वो कोई सेना हो दोस्तों। साथ ही में उस देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभु का क्या आकार है, क्या उसकी ताकत है, वो कैसे वर्क करती है। साथ ही में सिटीजनशिप यानी वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की वर्किंग स्टाइल क्या है, वहाँ के लिविंग स्टाइल क्या है, ये सारी बातें हमारी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है दोस्तों। साथ ही में अब हम समझते हैं मेन टॉपिक में हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस। Comparative politics is a study of government, politics, and political system of one country with another. The first one is पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग किसी भी एक देश के शासन व्यवस्था, एक देश की समाज, एक देश की कल्चर को हम लोग किसी दूसरे देश की कल्चर से, शासन व्यवस्था से, वर्किंग स्टाइल से हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं दोस्तों कि आखिर दोनों में कौन बेस्ट है तो उससे क्या हमारा रिजल्ट निकल सकता है। साथ ही में हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के अंदर में टाइम्स विद इन द कंट्री इटसेल्फ, दैट इज इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट रूल एंड प्रेजेंट रूल। यानी एक ही देश की शासन व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। यानी एक ही देश के मान लीजिए इंडिया में देखते हैं तो आज से इंडिया में 20 साल पहले कैसी शासन व्यवस्था थी। यानी साथ में आज से 20 साल पहले इंडिया का जो पॉलिसी मेकर्स थे वो किस तरह का पॉलिसी बनाते थे। इस आज से 20 साल पहले की इंडियन सोसाइटी थे वो कैसी थी। अब आज के इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस हो गए हैं, आज की गवर्नमेंट की वर्किंग स्टाइल क्या हो गई है, कैसे चेंज हो गई है, इन सारी बातों का अध्ययन हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में करेंगे दोस्तों। इस बारे में विशेष चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वी एनालाइज द पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर एंड गवर्नमेंट प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स। व्हाट वी स्टडी दोस्तों, हम लोग प्राचीन के समय में देखेंगे तो प्राचीन समय में जब अरिस्टोटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो लगभग 153 संविधानों का अध्ययन किए थे दोस्तों। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी थी। तो पुराने समय में सिर्फ सरकार एवं संप्रभु तक ही वो सीमित रहता था, राज्य तक ही सीमित रहता था। लेकिन आज वर्तमान समय में देखें तो ये राज्य सरकार के अध्ययन से निकलकर कहीं विशेष तरह से सर्वांगीण अध्ययन पर निकलकर सामने आता है। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रेजेंट में जो है उसमें हम लोग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, हमारे राजनीतिक क्या अनुभूति है, राजनीतिक क्या एक्सपीरियंस है उसको पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, हमारे देश की जो तमाम संस्थाएं हैं इंस्टीट्यूशनल, चाहे वो गवर्नमेंटल हो, चाहे वो एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, वो सारी का क्या वर्किंग स्टाइल होती है, वो किस चीज़ पे फोकस होती है, उन सारी बातों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोसेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स, कैसे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो
किसी दूसरे देशों के साथ किस संविधानों से अपना अलग कैसे शासन व्यवस्था चला रहे हैं, इन सारी बातों को हम देखते हैं। इट्स पर्पस इज टू कंपेयर द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कहने का मतलब ये है कि कैसे आज की जो सरकार है वो आज की जो शासन व्यवस्था है किसी देश की, वो दूसरे देश की शासन व्यवस्था से कैसी अलग है तो किस मायनों में है, इन सारी बातों को समझना आवश्यक हो जाता है दोस्तों, ताकि हम एक बेस्ट रूल, एक बेस्ट शासन व्यवस्था की स्थापना कर सके। नेक्स्ट वन है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज टू डेवलप ए बॉडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स दैट इज दैट कैन बी वेरीफाइड। यानी कि एक ऐसी सरकार की स्थापना करना, एक ऐसी राजनीति की स्थापना करना जो पूर्णतः वेरीफाइड हो, यानी पूर्णतः वो तार्किक हो, साथ ही में वह बेस्ड हो। नेक्स्ट वन, द सेकेंड इज टू इवेलुएट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्रोसेसेस। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस यानी किसी एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था के साथ किस तरह से वो दोनों आपस में अलग है तो किस मायनों में है, एवं उसकी क्या उद्देश्य है, और उन्हें अलग होने पे कौन सारी चीज़ें बाधित करती है, इन सारी बातों का हम इस कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। इट मे बी वेरी प्लेस टू प्लेस ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसी चीज़ का बात थोड़ा देर पहले की थी कि कई देशों की शासन व्यवस्था वहाँ की कल्चरल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स को लेकर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन, इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इवेंट्स, ट्रेंड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो आखिर हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण एक ही है कि हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक देश की शासन व्यवस्था को समझकर, दूसरे देश की शासन व्यवस्था को समझकर, एक देश की सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को समझकर हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सके, कुछ पूर्वानुमान, पूर्वानुभास लगा सके कि आखिर इसमें और क्या बेस्ट हो सकता है, और ऐसे है तो इसके मायने क्या है। अब नेक्स्ट वन है दोस्तों, व्हाट शुड बी कंपैरेटिव। तो आखिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग क्या कंपैरेटिव करेंगे, यानी क्या तुलना करेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब किसी एक देश की जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है, उन चीज़ों का अध्ययन। यानी कि भारत की जो संसद है वो कैसे काम कर रही है, अमेरिकन जो सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो कैसे काम कर रही है, इन सारी बातों का अध्ययन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रोसेसेस। यानी सरकार जो भी पॉलिसीज बना रही है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, वो कैसे लोगों के लिए अच्छी है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल है। हमारी प्राचीन और मॉडर्न में यही चीज़ सिर्फ डिफरेंस करती है दोस्तों, क्योंकि प्राचीन में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता था, लेकिन प्रेजेंट में मॉडर्न में हम लोग नॉन गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स को भी पढ़ना शुरू किए हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पावर। यानी कि जैसा कि मॉर्गनथाउ ने कहा कि पॉलिटिकल स्टडी, इंटरनेशनल स्टडी इज द स्टडी ऑफ पावर। जी हाँ दोस्तों, तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भी इसी बात पर जोर दिया जाता है कि कैसे पॉलिटिकल पावर को गेन किया जाए। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट, द पॉलिटिकल प्रोसेसेस रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये क्या है दोस्तों, ये यही है कि हमारा जो भी सरकार नीति बनाती है वो नीति का पूर्वानुमान वो कहाँ से लगाती है, वो हमारे सोसाइटी के नीड को देखकर लगाती है। जैसे कि हमारे देश में अगर ट्रैफिक नियम का जरूरत पड़ा तभी वो ट्रैफिक नियम बनाया। तो इस तरह से देखते हैं, द पॉलिटिकल प्रोसेसेस रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, through which the political processes get institutionalized and operationalized into authoritative value। और वो जो ट्रैफिक रूल था उसको पारित कब कहाँ से किया गया दोस्तों, उसको बनाया कहाँ से गया दोस्तों, उसको इंडियन पार्लियामेंट से, यानी गवर्नमेंटल बॉडीज से ही बनाया गया दोस्तों। साथ ही में दिस वेरी कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर द एंशिएंट टाइम एज एरिस्टोटल हिमसेल्फ स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 153 स्टेट्स। कहने का मतलब यह दोस्तों कि ये आज नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सालों पहले यानी 500 बीसी में भी ये सारी चीज़ें थी, कंपैरिजन वहाँ भी होती थी। यही कारण है कि अरस्तु ने भी 153 देशों का संविधानों का अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था दोस्तों। बट इन मॉडर्न टाइम्स क्या चेंजेस हो गया है, इट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब एशियन, लैटिन अमेरिकन एवं अफ्रीकन देशों का जब उदय हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जब उदय हुआ, तब इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी दोस्तों कि कैसे हमारे देश में सबसे बेस्ट रूल की स्थापना की जाए। हम लोग अगर अपने ही देश की एग्जाम्पल लें तो हमारा देश जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा ने भी बहुत सारी अन्य दूसरे देशों के संविधानों की
अध्ययन की। और यही कारण है कि हमारे देश की संविधानों का जो स्रोत है, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी का स्रोत है आयरलैंड, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का स्रोत है अमेरिका, जैसी इमरजेंसी का स्रोत है जर्मनी, यही सारी बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो डेवलप्ड कंट्री से यानी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से लेकर अपने देश के संविधान में लगा सके, अपने देश के संविधान में उसे रख सके, ताकि एक बेस्ट गवर्नमेंट की खोज पूर्ण हो सके दोस्तों। यही प्रयास तुलनात्मक राजनीति का होता है। अब है, a rising of new Asian, African and Latin American countries started to establish their own independent government। जी हाँ दोस्तों, with the help of with the help from European and American constitutional procedures। तो यही सारी बातें हैं जो कंपैरिजन को फोकस करती है दोस्तों, कंपैरिजन को और इम्पोर्टेंट करती है। एज इंडिया इटसेल्फ गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड टेकन वेरियस प्रोसीजर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि हमारे देश में भी संविधान निर्माण में बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई है। दस इट कैन बी सेड दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन मॉडर्न टाइम्स इज कंपल्सरी एस्पेक्ट्स इन पॉलिटिकल स्टडीज। तो आज इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है आज के देशों में, कॉम्परेटिव स्टडीज़ है, वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनकर आया है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनकर सामने आया है, जिसके बिना या तो पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है या सब कुछ है दोस्तों। तो नमस्कार, आपको बातें ये सारी समझ में आई होगी, उम्मीद है। अगर आपको सारी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।